ईरान की जो जंग है इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ या अमेरिका इजराइल ईरान जंग जो है वो एक अब ऐसे मरहले पे आ गई है जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ये पांसा पलट चुकी है और ईरान के हक़ में ये पांसा जो है वो नज़र आ रहा है इस वक्त। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो आज इजराइल की जो जंगबंदी है उसके हवाले से ईरान के साथ एक इशारा दे दिया और उस इशारे के बाद से जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें जान पड़ गई है। $119 फ़ी बैरल पे तेल पहुंच चुका था, $90 पे आया है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने एक इत्मीनान का इजहार किया। आज पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये है कि अब कारोबारी ज़िंदगी दोबारा से चल पड़ा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट से जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी और उन्होंने कहा कि ये जो जंग के बारे में कहा कि ये अब मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने कहा कि जी हम ये जंग को ख़त्म करने के करीब हैं और ये कैसे हुआ, ये क्यों कर हुआ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा और उन्होंने मलबा अपने 3 अहम मुशीरों के ऊपर डाल दिया है। वो कौन से 3 मुशीर है जिनके ऊपर ये मलबा डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से जो है उनको इस जंग में कूदना पड़ा। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And क्या खूबसूरती के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारा मलबा अपने तमाम मुशीरान के ऊपर डाल दिया और ये कहा कि जो मुझे बताते रहे, उन्होंने कहा कि कैसी जगह पे सिचुएशन पहुंच चुकी है जहां पे उनको हमला करना ही होगा और उनके कहने के ऊपर उन्होंने ये हमला किया और ये एक सरेंडर था या ये एक एतराफ़ था उस जुर्म का जो कि अमेरिका ने किया है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या हुआ। इससे पहले अमरीकी सदर की और रूसी सदर की एक तवील गुफ्तगू हुई, तकरीबन 1 घंटा ये तवील गुफ्तगू थी। इस गुफ्तगू के दौरान और इसके बाद क्रेमलिन के उनके जो मुआविन ख़ुसूसी हैं प्रेसिडेंट के, रशिया के प्रेसिडेंट के, उनका जो स्टेटमेंट आया उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनके बीच में बातचीत हुई यूक्रेन वॉर और ईरान वॉर के हवाले से और प्रेसिडेंट जो पुतिन हैं उन्होंने बहुत मुस्बत तजावीज़ भी दी। और ये कॉल जो थी वो ट्रंप साहब ने यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आई थी। इसका मतलब ये है कि फेस सेविंग के लिए अब अमेरिका चाहता है कि वो रूस को बीच में लाए और उनसे बात करे। रूस का किरदार कितना अहम होगा इसके ऊपर बात करेंगे और ये जंग अगर ईरान जीत चुका है तो इसके बाद इस पूरे खित्ते का नक्शा क्या होगा और अगर अमेरिका हार चुका है तो रूस और चाइना कहाँ खड़े होंगे, ये बहुत अहम नुक्ता है। क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहा है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बहुत अहम जो कामयाबी ईरान को मिली है अब तक वो उनका वो कंट्रोल है जो कि उन्होंने आबदाए हर्मोज के ऊपर अभी तक बरकरार रखा है और उसको अमेरिका नहीं छेड़ सका, बावजूद इसके कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि वो अगर उनको तेल ना मिला, फराहमी यहाँ से ना हुई तो वो फिर जो है वो इबरतनाक जो है वो काम करेंगे। लेकिन आपने देखा कि ईरान के जो पासदारान थे उन्होंने जवाब दिया और ये कहा कि एक बूंद तेल भी यहाँ से दस्तयाब नहीं हो पाएगा। मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान ने सरेदस्त इनकार किया है कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, बल्कि ईरान ने यहाँ तक कहा है कि उनकी जो टर्म्स हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। क्या ईरान की शराइत के ऊपर बातचीत हो सकती है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या है। अब से थोड़ी देर पहले सदर पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोनों ने मुश्तबा खामनाई जो कि नए सुप्रीम लीडर हैं उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा है, ताज़ियत पेश की है अली खामनाई साहब की शहादत के हवाले से और ऑफिशियली वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने अपने जज्बात का इजहार किया है। सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान नेवी के अंदर इनकी खिदमात बेमिसाल हैं और ये ज़ाहिर है जानते इस
اس پورے خطے کو, کچھ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اگین ایک بڑا نام ہے اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اس وقت جو ایران کی کہا جا رہا ہے جیت, اس کے حوالے سے یا امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پریشرز ہیں ان کے حوالے سے. ڈاکٹر یوسف نظر صاحب ماہر معاشیات ہیں, پاکستان کی اور دنیا بھر کی اکانومی کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. محمد حسین باقری صاحب تجزیہ نگار ہیں, اس وقت ہمیں تہران سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, بلکہ انہی سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم باقری صاحب, یہ بتائیے گا پروگرام کے آغاز میں کہ حالات کیا ہیں, آپ خود خیریت سے ہیں, آپ کے رشتہ دار دوست احباب سب, اور ایران تہران کے کیا صورتحال ہے, کچھ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. آپ کو, آپ کے معزز مہمان اور آپ کے معزز ویورز کو میرے طرف سے السلام علیکم. آپ نے ایک بہت ہی بہترین انٹروڈکشن کے ساتھ اس موضوع کو آگے بڑھایا. مجھے اجازت دے دیں میں اسی کو آگے لے کے جاؤں. تہران کے حوالے سے ابھی تک صرف تہران شہر کے اندر 480 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور شہداء کی تعداد پورا ایران کے اندر تقریباً 2000 تک پہنچ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے, ہم سن رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو کہ موسٹلی بیس لیس ٹویٹس کرتے رہتے ہیں, وداؤٹ اینی ریزن جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونے کو جا رہا ہے. لیکن ایرانی اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ, سپریم لیڈر اور ایرانی عوام کی جو اسٹریٹجی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایران جنگ بندی ابھی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک وشس سرکل ہے, ایک غلط چکر ہو رہا ہے اسرائیل کے مائنڈ سیٹ اور امریکہ کے مائنڈ سیٹ کے اندر. وہ چکر یہ ہے, جنگ, مذاکرات, جنگ بندی اور پھر دوبارہ جنگ, اور یہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا یہ وشس سرکل ہر سال, ہر 2 سال کے بعد. ایران نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, اسپیشلی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی صاحب نے, کہ اس بار جارح کو ایسا جواب دیا جائیں اور ایسا سبق سکھایا جائیں کہ یہ دوبارہ اس وشس سرکل کو ریپیٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں, اور ساتھ میں اس چکر کو توڑ کے ان کو چھوڑیں گے نہیں. اب امریکی جو حکام ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ ایران کی جو تقدیر ہے یہ ایپسٹین کی چند اولاد نہیں لکھیں گے, یہ ایران کی باوقار عوام لکھیں گے. اور ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی نہ یہ وینیزویلا ہے, نہ یہ لیبیا ہے, نہ یہ عراق ہے, نہ یہ افغانستان ہے. اس لیے ایران جنگ بندی کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور یہ جو افواہیں آ رہی ہے کہ آپ نے بات کی, سب کال کر رہے ہیں ایران کو, اور ایران کا ایک ہی موقف ہے جو یونائٹڈ ہے ان ایوری سیکٹر آف دا گورنمنٹ, کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے, اس وار کو پرولونگ کریں گے تاکہ امریکہ اور اسرائیل ایک بار ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھیں کہ اس کے بعد نظر بد سے ایران کی طرف نہ دیکھیں. یہ ریئلٹی ہے ایران کی جو سینٹیمنٹ ہے اس سچویشن میں. تو مطلب ابھی مذاکرات کے بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ موڈ میں نہیں ہے اور اپنی شرائط کے اوپر مذاکرات تو دور کی بات ہے, جنگ بندی کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بات مذاکرات اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہیں ہو رہی ہے. یہ سبق سکھانا ہے کہ اب, کیونکہ دیکھیں ایران نے 2 دفعہ مذاکرات کر کے دونوں بار مذاکرات میں ہی ان کے اوپر ہٹ کیا گیا. تو یہ سمجھدار لوگ ہیں, یہ سویلائزڈ قوم ہے. اب یہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. آج ان کا ڈیسیجن ان کا فیوچر کا گارنٹی ہے. اس لیے یہ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس وار کو پرولونگ کریں گے, اور آپ دیکھتے رہیں گے. میرا اپنا پریڈکشن یہ وار آگے بہت آگے تک جائے گی. یعنی کہ یہ تھمنے والی نہیں ہے اور ایران اٹیکس کرتا رہے گا. لیکن ایران کیا خلیجی ممالک کے اوپر بھی اٹیک کرے گا؟ کیونکہ وہاں پہ جو بیسز ہیں ان کے اوپر پہلے ہی ایران اٹیک کر چکا ہے, اور رد عمل کوئی زیادہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے رفٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ قطری وزیر اعظم کا جو سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اسے استعمال کیا جائے گا. امریکہ کی جانب سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلحہ بیچیں اور یہ سب کچھ, لیکن کیا ایران وہ بھی جاری رکھے گا حملے خلیجی ممالک کے اوپر بھی؟ بات حملے کی نہیں ہے. اگر خلیجی ممالک کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوتا, ان کے اڈے استعمال نہیں ہوتے, تو ایران بالکل ان کے اوپر ہٹ نہیں کرے گا, اسرائیل کے اوپر ہٹ کرے گا اور امریکن مفادات کے اوپر. لیکن اگر ان کے اڈے استعمال ہوتے رہیں گے تو ایران ریٹیلیٹ کرتا جائے گا. ابھی بھی آپ صورتحال دیکھیں, یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے معاشی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب جنگ بنیادی ڈھانچوں تک نہیں پہنچی. جب جنگ بنیادی ڈھانچوں تک پہنچے گی, اسرائیل 75 ٹائمز چھوٹا ہے ایران سے,
इनकी बुनियादी ढांचे 1.7 मिलियन किलोमीटर रकबे पे मुश्तमिल है, और आप इसराइल को देखें, इनका एक प्रोविंस के बराबर नहीं है, और इनकी जो बुनियादी ढांचे एक जगह फोकस्ड और मरकूज है। इसी तरह बहरीन, आप यूएई, सऊदी अरब, दूसरे मुल्क भी इसी तरह है। अगर बात आगे जाके अल्लाह ना करें कि दूसरे ममालिक भी इंटर होते हैं, तो फिर ये बुनियादी ढांचों के ऊपर जंग शुरू होगी, और फिर उसके बाद जो डिजास्टर हमें मिलेगा वो नाकाबिल यकीन है। लेकिन बात ये है, अब ये बाज नहीं आएंगे और सबक सिखाए बगैर इस जंग को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो एक लंबी जंग है ये एडमिरल साहब, और जो आप सुन रहे हैं कि जो हुसैन बाकरी साहब बता रहे हैं कि तवील जंग की तैयारी ईरान ने कर रखी है, उसके अंदर ये जो आबनाए हुर्मुज़ है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे तो अभी तक ईरान का कंट्रोल कोई भी और नहीं ले सका। वो जो 21 किलोमीटर की एक लंबी स्ट्रिप है, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये क्या रहेगी इनके पास, इसका कंट्रोल अमेरिका किसी तरीके से ले सकता है? अभी तक वो नहीं ले पाया। जी बहुत शुक्रिया। आबनाए हुर्मुज़ एक आलमी मुआशियत की एक कुंजी है। आबनाए हुर्मुज़, बाब अल मंदब या पनामा स्ट्रेट हो गई, या जैसे मलाक्का स्ट्रेट्स हैं, ये चोक पॉइंट्स हैं कि जो आलमी तजारत को कंट्रोल करते हैं, और ईरान की जोग्राफियाई पोजीशन इस तरह की है कि वो उसको डोमिनेट करता है। ये वैसे तो एक बैनुल अक़वामी गुज़रगाह है, किसी मुल्क के तसल्लुत में नहीं है, लेकिन ईरान अपनी पोजीशन की वजह से उसको डोमिनेट करता है। और अभी आपने देखा कि आज 11वां दिन है जंग का, और अभी तक जो पासदारान इनकलाब की जो वार्निंग है वो इंटैक्ट है, और ट्रैफिक वहाँ से ना होने के बराबर है तजारती जहाज़ों की। और जिस तरह हुसैन बाकरी साहब फरमा रहे हैं कि अगर ईरानी लीडरशिप ये अपना पक्का एक इरादा कर लेती है कि ये इस जंग को वो तवील अरसे तक जारी रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ से दुनिया की 20% पेट्रोलियम मसनूआत, क्रूड ऑयल, और तकरीबन 25 से 30% LNG इस दुनिया की जो है वो यहाँ से फ़्लो करती है, जो ज़्यादातर एशिया की तरफ जाती है। और एशिया में सबसे बड़ा इस ख़रीदार चीन है। चीन के बाद जापान और साउथ कोरिया और इंडिया और इवन पाकिस्तान की सारी ज़रूरियात यहाँ से पूरी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो रहेगा ईरान पर भी कि इसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए और खोला जाए, और एक मॉडिकम ऑफ सेम्बलेंस आएगा इसमें कि किस तरह से इसमें तजारत चले। लेकिन मेरे ख्याल में एक एग्ज़िट पॉइंट लेना ज़रूरी होगा, जैसे अमेरिका भी एग्ज़िट पॉइंट लेने पर आ गया है, जिससे ट्रंप साहब की स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा हो रहा है कि किसी तरीके से वो अभी इससे एग्ज़िट करना चाहते हैं, ऑनरेबल एग्ज़िट लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेसी का यही तकाजा है कि तमाम हरीफ के लिए कि वो इसको एक मैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट तक लाएँ, क्योंकि अभी बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ये ईरान के सर्वाइवल की जंग है, उसके बका की जंग है, वहाँ ये अमेरिका के वक़ार की भी जंग है, क्योंकि उसने एक ऐसा कदम ले लिया है कि अब उसे निकलना मुश्किल है। तो वो उससे निकलने के लिए क्या कर सकता है? एक इंतहाई इक़दाम पर भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की एक अनप्रडिक्टेबिलिटी सामने आई है, जंग की प्लानिंग के बारे में हमें कोई कोहेरेंस नहीं नज़र आ रही। जो उनकी जो वेरियस जो स्टेटमेंट्स आई हैं इसके ऊपर, कि पहले उनकी प्लान था कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर है, तो उसको हमें टेक आउट करना है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो कि वो 1 साल पहले भी कर चुके थे और उसको सेलिब्रेट कर चुके थे। मगर अब दोबारा उसी थीम पर दोबारा आना, फिर एक इनकोहेरेंट स्टेटमेंट आती है कि ये इजराइल पे हमला करने वाले थे तो हमने उनको प्रीएम्प्ट कर दिया। फिर जो इनके ऑब्जेक्टिव सामने आए और वो चेंज होते रहे आहिस्ता आहिस्ता, रिजीम चेंज से लेके, और फिर तो उससे ये लगता है कि ये एम्बैरसमेंट से बचने के लिए कोई इंतहाई इक़दाम पर भी अमेरिका जा सकता है। अच्छा। तो एक ऑनरेबल एग्जिट जो है लेना ज़रूरी है, और डिप्लोमेसी मस्ट प्रिवेल। ठीक है।